दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम आज से यानी 15 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज, जिस पर आपको डेली पीवाईक्यू करवाया जाएगा। यानी कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि डेली पीवाईक्यू करवाऊंगा, तो मैं आज से आपको पीवाईक्यू शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग डेली मेरे क्लास में जुड़िए और पीवाईक्यू कीजिए, ठीक? तो दोस्तों, मैं 1 दिसंबर 2018 का सीडीपी का प्रश्न लाया हूँ, जिसमें से टोटल 30 प्रश्न है। तो आप टोटल का टोटल 30 प्रश्न को अटेंड कीजिएगा और बताइएगा कि आपको 30 में से कितना नंबर आया है। आपको 30 में से कितना नंबर आया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से दिखे सवाल। चलिए शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों चलिए सवाल पढ़ते हैं कि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। कुछ पहलू पर आनुवंशिकता से और कुछ पहलू किससे प्रभावित होते हैं, पर्यावरण से। यानी कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणात्मक है, ठीक। तो चलिए चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा क्या कहता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये रहा। हाँ, तो यहाँ क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यानी कि कौन सा कथन पियाजे के अनुसार नहीं है, यानी कि पियाजे के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है, इसको कहा जा सकता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी बात सही है, ये बात पियाजे कहा है। और निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, तो ये बात पियाजे नहीं कहता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, तो ये बात सही है। तो नेगेटिव पूछा है दोस्तों, तो नेगेटिव का नंबर 3 आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब तीसरा नंबर पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार के बारे में एक सीमा नहीं बोला है। तो ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, हम हम मान्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो बोलिए दोस्तों कौन सा नहीं है। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास ये नहीं है। ध्यान केंद्रित भी करते हैं, उसके बाद हम मान्यता भी करते हैं, अनुत्क्रमणीय भी करते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक विचार नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नेगेटिव का बोला है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अब चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा बोला है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन सा जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है युवा बच्चों में, ठीक। चलिए, तो वे अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करते हैं, यानी कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। यह उनकी इंद्रियों को यह इनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। जी हाँ दोस्तों, यही होगा, क्योंकि युवा बच्चा क्या करता है कि यह समय बिताने के लिए क्या करता है, खेल खेलता है। क्या करता है, यहाँ खेल है, खेल खेलता है, ठीक। तो यह सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते नहीं, ये सब कुछ नहीं है। इस समय बिताने के लिए एक सुखद तरीका है। चलिए अब प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। यानी कौन सा प्रश्न है जो बच्चों को सोचने के लिए ज़्यादा फोर्स करेगा, ठीक। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ हाँ या ना में जवाब होगा, तो इसमें ज़्यादा बच्चा नहीं सोचेगा, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। सही जवाब क्या है, ये भी नहीं होगा। और क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, ये भी नहीं होगा। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, ये बात सही है। बच्चा जब अलग अलग तरीक़ों से हल करने के बारे में सोचेगा, तो बच्चा गंभीर रूप से सोचने पे मजबूर होगा, ठीक। तो चलिए अब सवाल नंबर आ गया 6। 6 सवाल नंबर आया है। 6वां सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा की सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा है, करके सीखना,
करके सीखना, परियोजना विधि से, सहयोग से सीखना, यही सबसे अच्छा है। प्रगति करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग करके, परियोजना विधि से सहयोग करके सीखना, ये सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 7वां पर। सवाल नंबर है 7। 7वां सवाल नंबर कहता है, हाँ 7वां सवाल नंबर कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। कौन सा कथन जो बताएगा कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो कौन सा कथन बताएगा? तीसरा नंबर इसका सही होगा। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, यानी स्कूल का जो शिक्षा होता है वो सामाजिक के बारे में भी और प्रकृति के बारे में भी दिखाता है, बताता है। ठीक, तो ये सबसे बढ़िया होगा। चलिए अब नंबर 8वां पर चलते हैं। 8वां क्या कहता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो किसको मान सकते हैं? तो एक नंबर इसका सही होगा। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का एक सहयोग बताया है। बिल्कुल सही बात, कोहलबर्ग ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच क्या बताया है? एक संयोग बताया है। चलिए अब इसका 9वां सवाल देखते हैं। 9वां कहता है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, यानी कि बात यहाँ हो रहा है ZPD के बारे में, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ बोल रहा है। ठीक, तो कौन सा संदर्भित करता है, कौन सा क्षेत्र है? तो चलिए जरा देखते हैं। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, नहीं, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो, नहीं, पूरी जिम्मेदारी नहीं। चलिए उसके बाद एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई कार्य को बच्चा लगभग स्वयं करना जब सीख ले या कर सकता है तो वही होगा, है ना दोस्तों, वही होगा ZPD विकास क्षेत्र, वही होगा निकटतम विकास क्षेत्र। ठीक, चलिए अब 10वां नंबर सवाल पर चलते हैं। 10वां नंबर सवाल का आता है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है। कौन सा उभयलिंगी है? तो 2 नंबर का इसका सही होगा कि मैं आमतौर पर, यानी उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुण समायोजन होता है, यानी मर्दाना और स्त्री दोनों गुण जिसमें समायोजन होता है वही क्या होता है? उभयलिंगी होता है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 11वां पर चलते हैं। 11वां कहता है बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो बच्चा देखिए मीडिया के द्वारा भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, तो सामाजिकरण के द्वारा भी लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है, संस्कृति के द्वारा भी करता है, लेकिन क्या बोला है? अन्य छोड़कर, है ना, ये सब को छोड़कर सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। तो किसको छोड़कर? तो ट्यूशन को छोड़कर, ये सब गलत हो जाएगा, है ना। तो ट्यूशन को छोड़कर बच्चा ये सब के माध्यम से लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। ठीक, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। 12 कहता है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, क्या आलोचना है? कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए ये पक्षपाती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों ये बात सही है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते, इसलिए वह पक्षपाती है। मुख्य रूप से मुख्य धारा पर जो उसका होता है संस्कृति का, वो बोलबाला करता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पर। 13 क्या कहता है? 13 कहता है कि एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है। तो एकाधिक बुद्धि का सिद्धांत कहता है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। ठीक, तो यही इसका राइट आंसर होगा कि बच्चों की प्रगति, कितना बच्चा प्रगति करता है, और उपलब्धि, कितना बच्चा उपलब्धि हासिल किया है, इसको जानने के लिए करता है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। 15 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, यानी कि CCE से कौन सा कुछ जो आंसर है वो सम्मिलित या संबंधित नहीं है CCE से। तो इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है कि इसको भारत के RTI द्वारा, इसको RTI 2009 में इसको निकाला था। यह भी बात सही है। तो यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव में देखेंगे, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। बिल्कुल यह अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये भी बात सही है।
यह बच्चों को धीमे खराब बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, ये बात इसका नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा और क्वेश्चन नेगेटिव का बोला है तो यही सही होगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। तो किसके कारण बच्चा प्रतिभाशीलता यानी प्रतिभाशाली बन सकता है? तो वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया करके बन सकता है ना। चलिए, तो इसका 16 का एक नंबर राइट होगा। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 17 सवाल नंबर में कहता है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बच्चा वंचित पृष्ठभूमि से आता है, जहाँ पर बच्चा का अच्छा मतलब शिक्षा ना हो, जहाँ स्कूल ना हो, यानी कि वंचित पृष्ठभूमि से जो आने वाले बच्चे हैं, उसको कक्षा में कैसा माहौल की आवश्यकता होना चाहिए, कैसा माहौल दिया जाना चाहिए? तो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, उनके सांस्कृतिक अच्छा व्यवहार नहीं सिखाता है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ये बात सही है। यानी कि जो बच्चा जिस भी भूमि से आया है, जिस भी पृष्ठभूमि से आया है, उनका जो संस्कृति है, उसका जो भाषा है, उसको हमको महत्व देना चाहिए। ठीक, और उनका हमको कक्षा में उपयोग करना चाहिए। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब सवाल नंबर 18 पर चलते हैं। कक्षाओं में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो आवश्यक हस्तक्षेप कौन सा निर्भर करेगा, है ना? तो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर। बिल्कुल ये बात सही है। यही बात जिसका क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा एक, कि सृजनात्मक यानी सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। तो यही कि शिक्षक जो है वो अनुकूलित और प्रेरक निर्देश दे, है ना, बच्चों को अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन दे। चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 19 पर। 19 कहता है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? यानी कि क्वेश्चन यहाँ नेगेटिव पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है? नेगेटिव पूछा नहीं है। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। तो ये बात सही है कि संवेदनशील बच्चे सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? तो नहीं है बोला है, तो ये तरीका सही है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियों का समावेश, ये भी सही है। बेचैन होने पर अक्सर फटकार लगाना, ये बात गलत है। तो क्वेश्चन नेगेटिव का नेगेटिव आ गया आंसर। नंबर 19 का 4 सही होगा। चलिए क्वेश्चन अब नंबर 20 पर चलते हैं। 20 क्या कहता है? 20 कहता है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिक है, सृजनात्मक है, प्रत्याशी है। तो अलग अलग सोच वाले होगा तो सृजनात्मक में आएगा बच्चों। ठीक, सृजनात्मक में आएगा, आंसर इसका 3 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? यानी कि कौन सा शिक्षक कक्षा में बच्चों का समस्या हल करने का तरीका का वर्णन नहीं करता है? ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। देखते हैं। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो इसका राइट आंसर होगा 4 इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ सवाल जो पूछा था वो नेगेटिव में पूछा था। सवाल यहाँ पर नेगेटिव में पूछा था, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 4। इसके लिए इसका राइट आंसर होगा 4। चलिए अब 22 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग यानी कि इमोशन है? कौन सा है? तो डर एक इमोशन है। चलिए फिर सवाल नंबर 23 पर चलते हैं। सवाल नंबर 30 कहता है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। इनमें से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित आवरण या ज्ञान है, ये भी नहीं होगा। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल, बच्चा क्या करता है? बच्चा दूध बूथ से ही दूध खरीदता है, इसीलिए उसका अनुभव है। इसीलिए राइट आंसर 2 होगा इसका। चलिए सवाल नंबर 24 पर चलते हैं। 24 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना नहीं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय भी महत्वपूर्ण है। आराम के लिए जगह बनाना आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखें, तो यही बात इसका सही होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 25 पर चलते हैं। 25 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। तो बच्चों की पहुंच से दोस्तों परे नहीं होना चाहिए। बच्चों की पहुंच से परे नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो गया। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ये बात सही है। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 26। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन सा करता है कि में क्या कह रहा है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा एक। ठीक, सबसे अच्छा वर्णन यही करता है। चलिए अब हम सवाल नंबर चलते हैं 27 पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ टेस्ट से प्राप्त की है। किससे की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रचनावाद से की है। किससे की है, यानी NCF 2005 जो है वो रचनावाद की समझ से प्राप्त की है। ठीक, चलिए अब आंसर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहनने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो राइट आंसर इसका 4 होगा। चलिए अब 29वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कौन सा है, नियमित मूल्यांकन, परीक्षा आयोजित की जानी है, ये नहीं होगा दोस्तों। नियमित मूल्यांकन से बच्चा सबसे अधिक उपयुक्त नहीं होगा, यानी बच्चों का अधिगम में सुधार नहीं हो सकता। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। कक्षा में सभी प्रकार का शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ये बात सही होगा दोस्तों। अब चलिए 30वां नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने। तो रटकर जहाँ आएगा गलत होगा, शिक्षकों को निर्देश नहीं देगा दोस्तों, और चुप्पी साधे रहने के लिए नहीं होगा। तो क्या होगा, मॉनिटर करने के लिए, यानी कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए होगा, अनुशासन होगा, मदद करेगा। ठीक, तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा ये क्लास PYQ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और 30 में से आपका कितना नंबर आया आप ज़रूर बताइएगा। 30 में से आपको कितना नंबर आया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से आप डेली अगर PYQ करना चाहते हैं तो अमन लर्निंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और डेली आपको नया PYQ करवाया जाएगा सीरीज वाइज से। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।